आप सभी का हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल पीसीएम बाय सुशील सर में स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है क्लास 12th फिजिक्स चालू करने वाले हैं। ये हमारा जो है फिजिक्स का पहला लेक्चर होगा और इसमें मैं आपको बता दूं कि आज से हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। इसमें ये हमारा जो है फर्स्ट एक्सरसाइज है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपके लिए कुछ दो शब्द मोटिवेशन से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। आपके लिए हमने यहाँ पे 2 लाइन मोटिवेशन लिखा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो और निरंतर एक क्रमबद्ध तरीके से एक अच्छी रणनीति, जो सटीक रणनीति होती है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, जो हम लोग 100% उस पर खरे उतरते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और मेहनत कीजिए। क्योंकि आज ये हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। आज 1 अप्रैल और न्यू सेशन की पढ़ाई आज से लगभग हर विद्यालयों में विद्यालय ओपन हो गए हैं और अनवरत रूप से आपकी कक्षाएं चालू हैं। तो इसमें आपका भी दायित्व बनता है कि हम अच्छे तरीके से एक एक दिन का सदुपयोग करें, ताकि आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सभी लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो एक और आपके लिए मोटिवेट लाइन है, कर ले तू अपने मन की, वक्त अपना भी आएगा। कर ले तू अपने मन की, वक्त अपना भी आएगा। हम क्या चीज़ हैं ये तुझे वक्त बताएगा। देखिए, ये जो हमारा काफ़िला है, मैं इस काफ़िले के साथ अकेला मैं अभी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा सहयोग मिलेगा, तो हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो आपसे मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आप हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें। तभी ये जो है हम लोगों का काफ़िला बहुत आगे तक बढ़ सकता है। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं और सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। ये जो विद्युत है, ये विद्युत का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये विद्युत को कौन दिया, विद्युत के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दिया, कौन जो है विद्युत का नामकरण किया। तो ये सभी चीज़ें बहुत रोचक हैं और इन सभी चीज़ों को हम लोग आज अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मैं प्रत्येक दिन आपके साथ एक मोटिवेट लाइन के साथ आऊँगा। तो आज का मेरा मोटिवेशन ये है। तो हम लोग अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमें भी समय निकालना पड़ा है आपके लिए, काफ़ी मैं व्यस्त रहा इन दिनों और आज से सोचा हूँ कि एक अच्छे दिन से आपके साथ जुड़ूं और आपके लिए कुछ मैं समय निकालूं, ताकि जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो हमारा ऑनलाइन क्लास लेकर के स्टडी अच्छे से कर लें। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, अगर वो ऑनलाइन क्लास हमारा मिस भी कर देते हैं तो ऑफलाइन क्लास से हमसे जुड़े ही हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हमें जानते हैं, वह उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करें और जो भी आपके क्वेरी हैं, समस्याएं हैं, उसको हमसे शेयर करने का प्रयास करें। मैं उसे अवश्य ही सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग जो है विद्युत के बारे में देखते हैं कि ये विद्युत है क्या। सबसे पहले हम लोग विद्युत के बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, विद्युत है। और उसमें हमारा जो प्रथम चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वह असीम प्रकार की ऊर्जाओं से भरा हुआ है। तो विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, इसे हम लोग ऊर्जा ही बोल सकते हैं।
लेकिन ये जो विद्युत है, ये विद्युत को सर्वप्रथम कौन विद्युत कहा, तो इसके ऊपर एक रोचक घटना है। आपने अगर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो पाया होगा कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है अमेरिका के रहने वाले थे। तो अमेरिका में बहुत अच्छा प्रचलन होता है, लोग वहाँ पर पतंग उड़ाने का बहुत शौकीन होते हैं और बहुत ऊंची ऊंची पतंग को उड़ाते हैं। तो उनमें से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी पतंग को आसमान में उड़ा रहे थे। तभी अचानक जो है मौसम ख़राब हो गया, और मौसम ख़राब होने की वजह से बादलों के बीच में घर्षण हुआ, और घर्षण के फलस्वरूप जो उनकी पतंग की डोर थी, सपोज दैट्स ये पतंग है और ये इसका डोर है, ऐसे पकड़ के उड़ा रहे हैं। तो अचानक जब बादलों के बीच में घर्षण हुआ तो उन्होंने क्या पाया कि एक ज़ोर सा झटका लगा इनकी डोर में, और ज़ोर का झटका लगने से इनको आभास हुआ उस इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का। तो यह जो झटका लगा इनको, उन्होंने ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे क्या नाम दे दिया, विद्युत नाम दे दिया। आगे चल के इस पे बहुत सारा डिस्कवर हुआ विद्युत को लेकर के कि आखिर ये घटना उत्पन्न हुई कैसे। तो बहुत सारे वैज्ञानिक इस पे निरंतर खोज करते रहे, और आगे चल के उन्होंने पाया कि ये जो विद्युत है इसका उत्पन्न होने का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है घर्षण। अर्थात जब भी बादलों के बीच में घर्षण होगा तो इसी प्रकार से बिजली उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विद्युत है इसका जो श्रेय है वो घर्षण को जाता है। तो घर्षण के फलस्वरूप ही यह विद्युत उत्पन्न हुआ। अब और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है आवेश का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये आवेश क्या है। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं या तो रगड़ने के फलस्वरूप उसमें जो है घर्षण होता है, और घर्षण के फलस्वरूप उसमें क्या जो चीज़ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आवेश दे देते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अभी इतना ही आप समझिए कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनको रगड़ने से जो चीज़ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो जब हमारे पास दोनों एटम समान प्रकार के रहेंगे तो उनके मध्य जो आवेश उत्पन्न होता है घर्षण के फलस्वरूप, तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, यानी वो दोनों आपस में प्रतिकर्षित कर देते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे ए है, और एक एटम क्या है, बी है। ये दोनों लाइक हैं, मतलब ये लाइक चार्ज हैं। तो अगर ये कब होंगे, मतलब ये मतलब मेरा फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है, दोनों क्या है, आपस में समान है, समान गुणधर्म के हैं। तो जब इनमें घर्षण होगा तो घर्षण के फलस्वरूप इनमें क्या उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिपल्सन कहते हैं। अदर मान लीजिए हमारे पास एक ए एटम है और एक यहाँ पे जो है एक बी एटम है, ये दोनों जो हैं असमान प्रकृति के हैं, असमान नेचर के हैं। तो इनको जब आपस में घर्षण कराया जाएगा तो घर्षण के फलस्वरूप इनमें जो उत्पन्न होगा वह क्या उत्पन्न होगा, वह आकर्षण उत्पन्न होगा, अर्थात एट्रैक्शन, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि घर्षण के फलस्वरूप जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसे हम लोग आवेश कहते हैं। और आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्लस भी और माइनस भी, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब दो पदार्थ समान प्रकृति के रहते हैं उसमें आपस में घर्षण कराया जाता है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। और जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से फलस्वरूप जब घर्षण कराया जाता है तो उनके बीच में जो मतलब एट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है, यानी आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण बल वहाँ पर काम करता है। तो ये रहा कुछ आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है, ये होता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अर्थात जिसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ए चार्ज। तो ये जो है पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 नंबर में पूछ देता है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या। तो हम लोग समझते हैं
आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी इसे हम लोग इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ए चार्ज। इसे क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ए चार्ज। देखिए, इसका मैं आपको PDF उपलब्ध कराऊंगा, आपको बस समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करें। इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ए चार्ज, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको सेम लिखा हुआ मटेरियल आपको उपलब्ध होगा, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, ये क्या है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? तो यहाँ पे आप समझें, हमारे पास यहाँ पे दो एटम हैं, सपोज दैट A एंड B। अब आप लोग जानते हैं कि हर परमाणु के बीच में ये जो परमाणु का ये जो बीच वाला भाग होता है, ये धनावेश होता है, सपोज दैट ये धनावेश होता है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग करता रहता है। सपोज दैट यहाँ पे E सिंगल माइनस है और यहाँ पे E क्या है? प्लस है, या इसे E प्लस मान लीजिए और इसे E क्या मान लीजिए? माइनस। अर्थात इसके आउटर मोस्ट सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह क्या है? धन आवेश है, और इस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ऋण आवेश रखता है। तो जब इन दोनों एटम के बीच में घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के फलस्वरूप एक्सटर्नल एनर्जी प्राप्त करके ये जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल का, ये जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात ये अपने सेल या ऑर्बिटल को छोड़ करके दूसरे एटम के ऑर्बिटल या सेल में चला जाता है। तो जहाँ से ये जाता है उसको ये क्या बना देता है? धनावेश बना देता है, धनावेश, ठीक। और जिसमें ये जाता है उसे क्या बना देता है? ऋणावेश बना देता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या। तो हम लोग ये कहेंगे कि जब दो परमाणुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के फलस्वरूप परमाणु जो होता है बाहरी ऊर्जा पा करके उसके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा छोड़ के दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, और जिससे वह जाते हैं उस परमाणु को वह धनावेश बना देते हैं, अर्थात वह परमाणु धनावेश की तरफ बिहेव करने लगता है, और जिसमें वह जाते हैं वह परमाणु क्या होता है? ऋणावेश की तरफ बिहेव करने लगता है। यही हमारा है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो पेपर में पूछ देता है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, तो ये है आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब हम आपको बताते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, ये क्या होता है। तो अब उसे हम लोग देख लेते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसे आप कवर कर लीजिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण, तो क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, तो इसे आप लोग देख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। ये आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल रूल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। ये आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? तो आपको बस इसमें ये समझना होता है, जो आवेश का क्वांटमीकरण होता है वो Q इक्वल टू होता है N गुणे E। इसमें जो Q होता है किसी एटम पर उपस्थित कुल आवेश को बताता है, यानी Q क्या है? कुल आवेश होता है। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक के रूप में रहते हैं, जैसे +-1 +-2 +-3 S1 ... यहाँ पे ये जो E होता है परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को बताता है, अर्थात हम लोग कहें तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश को यह बताएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है आपको पता है? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ऐसा मानता हूँ कि आपको फिजिक्स में 0 आता है, ये मैं मान के आपको पढ़ा रहा हूँ।
अगर आप मेरा रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो फिज़िक्स में मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आपको बहुत कुछ आने लगेगा। ठीक, तो आप जो है, आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ें, समझें और देखें। तो आवेशों का क्वांटमीकरण आपको समझ में आ गया होगा, Q = N होता है। ऐसा नहीं ये कोई नई चीज़ है, आप जो है इसे 10वीं में पढ़ चुके हैं। ये 10वीं कक्षा में आप इस फार्मूले को आप समझ रहे होंगे। तो Q = N होता है। Q कुल आवेश होता है, किसी परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश। N जो होता है पूर्णांक के फॉर्म में होता है, और ये E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आवेश का जो क्वांटमीकरण होता है, अगर हमें इसे डिफिनेशन में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे किसी परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश। ठीक, किसी परमाणु या पदार्थ पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ठीक, यानी मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कोई यहाँ पे एटम है, इस एटम या कोई पदार्थ है, तो किसी पदार्थ पर उपस्थित जो आवेश की जो कुल मात्रा होती है उस पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आवेश का क्वांटमीकरण का जो सिद्धांत आता है, ये भी जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछ ही देता है, पूछ देगा आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो आप सीधे फार्मूला लिखिए और सबको बता दीजिए क्या क्या है। इसके बाद आप ये कहिए किसी पदार्थ या किसी एटम पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है उस पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणक होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी पदार्थ या किसी परमाणु में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा उस परमाणु या उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। क्लियर है? तो ये है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। इसके बाद क्वार्क को भी हम लोग समझ लें कि ये क्वार्क क्या चीज़ होता है। ये जो है क्वार्क जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वार्क क्या होता है? देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पूर्ण गुणक के रूप में होता है, लेकिन कुछ मॉडर्न फिजिक्स में अभी लेटेस्ट अपडेट है, कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ये भी डिस्कवर किए हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ इस यूनिवर्स में हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वह जो है 1/3e या इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 2/3e के भी रूप में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे भी इस यूनिवर्स में पदार्थ हैं जिस पर जो आवेश है वह जो आवेश है फ्रैक्शन के रूप में है। 1/3e हो सकता है, 2/3e हो सकता है। इसे ही हम लोग क्वार्क कहते हैं, क्वार्क। तो क्वार्क आपको समझ में आ गया होगा। क्वार्क जो होता है आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है, इसका अपवाद होता है। भाई, आवेश का क्वांटमीकरण का जो सिद्धांत हो क्या कहता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश उस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणक होता है, मतलब पूर्णांक के रूप में होता है। जबकि यहाँ पे क्वार्क क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है फ्रैक्शन के रूप में है। तो आप समझ सकते हैं इसका ये अपवाद हुआ, एक्सेप्शन। ठीक है ना? तो इसे आप अच्छे तरीके से देखें। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेता हूँ, इस पर एक सवाल ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है और उस एटम पे अगर 1 कूलाम का आवेश है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? सपोज दैट ये हमारे पास एटम है और इस पर जो है आवेश कितना है, आवेश Q = 1 कूलम्ब है। तो Q = 1 कूलम्ब होने से जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q/E हो जाएगा। Q हमारे पास कितना है, 1 कूलम्ब है, और इलेक्ट्रॉन का हम लोग चार्ज पढ़े हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले का प्रयोग ऐसे भी आपको करना होता है। कोई पदार्थ है उस पर आपको 3 कूलाम का आवेश दे दिया, पूछ दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके सवाल लगाएंगे।
इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप लोग जो है देखिए क्लास 9th और 10th आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, यही कारण है कि आपको जो है देखिए जो क्लास 9th होता है वह फर्स्ट ईयर का बेस होता है, ठीक, और जो क्लास 10th होता है वह सेकेंड ईयर का बेस होता है। तो आप लोग क्या करते हैं 9th और 10th जो होता है वही आपका फाउंडेशन है, वहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं और वो चीज़ें आपको दिक्कत कर देती हैं। तो हमें जो है 9th और 10th का भी समय मिले तो हमें फिजिक्स पढ़ लेना चाहिए एक बार, इंटर के फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। फ़िलहाल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत पढ़िए, उतना मैं आपका कवर करा दूँगा, लेकिन जो है अगर आपके पास टाइम है तो कक्षा 9th और 10th का एक बार बुक उठा करके 2-4-10 दिन रिवीजन कर लेना चाहिए। देखिए अगला जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये सेम टू सेम एकदम क्लास 9th का ही टॉपिक है, आपको मिलता जुलता होगा। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लेकिन वहाँ पे आप 9th में क्या पढ़े हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए एकदम मिलता जुलता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और आप लोग हाई स्कूल में क्या पढ़े हैं 9th में, वहाँ पर पढ़े ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो बच्चा पढ़ा होगा अच्छे से उसे समझ में आ रहा होगा ये क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये होता है कि ऊर्जा न तो कभी नष्ट होती है और न ही कभी उत्पन्न होती है, इसे केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये बोलता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। बस इतना ही आपको लिखना है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश, मतलब यदि हमारे पास कोई बॉडी है तो उस पर चार्ज उपस्थित हो, इसका मतलब यहाँ से है कोई विलगित निकाय है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर जितने भी चार्ज पार्टिकल रहेंगे वो क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है, किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसे भी आप जो है लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम देखिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। कूलाम का नियम COULOMB, कूलाम्स लॉ। देखिए बीच बीच में मैं कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप उसे जो है बहुत केयरफुली के साथ पढ़िएगा। जैसे हमने कूलम लॉ लिखा तो इसका इंग्लिश कन्वर्जन हमने कर दिया कूलम लॉ, ठीक। अभी हमने विलगित लिखा तो उसका आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो है साइंटिफिक वर्ड जो है आगे आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। तो इसे देखिए कूलाम का नियम क्या है। तो बहुत कूलाम के नियम में यही बताया गया कि यदि दो आवेश हैं Q1 और Q2, बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा, और दोनों आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रख गया है, तो आप समझ रहे हैं अगर ये दोनों लाइक चार्ज होंगे मतलब समान आवेश होंगे तो अभी मैं आपको बताया हूँ समान प्रकार के पदार्थों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इसमें ये नहीं बताया गया ये लाइक चार्ज है अनलाइक चार्ज है, आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इफ़ ए टू एटम A एंड V, ठीक, हमारे पास दो एटम है A एंड V एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एनी टू एटम R, तो अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं और ये आवेश Q1 और Q2 हैं, तो कूलाम यही बताए कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो समानुपाती हो गया दोनों आवेशों के गुणनफल के। और दूसरा ये बताए कूलाम कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग जब फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को मिलाते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 अपान में क्या हो जाता है, R स्क्वायर हो जाता है। F बराबर K हो जाता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और K का हम लोग यहाँ पर मान दे देते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K का मान इतना भी होता है। अगर हम लोग इसी K का मान CGS पद्धति में काउंट करें, CGS में, तो CGS में K बराबर 1 लिया जाता है। तो जैसे CGS में K बराबर 1 पुट करेंगे इसमें इक्वेशन थर्ड में, तो आपको F बराबर Q1 Q2 अपान कितना मिलेगा, R स्क्वायर, और क्या मिलेगा, डाइन मिलेगा। बिकॉज K को हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया। तो CGS पद्धति में F का मान इतना डाइन होता है। अब हम लोग बात करते हैं SI की, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो SI में क्या होता है भाई, तो SI में जो K का मान होता है वह K की जो वैल्यू ली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹। देखिए, अगर आप मेरा रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो फिजिक्स में रटाता नहीं हूँ। फिजिक्स में इतना इजी वे में आपको पढ़ाऊँगा कि आपको श्योरिटी है 100%। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आपको 100% आएगा। बस आप प्रत्येक दिन मेरा क्लास लीजिए, अब उसके बाद देखिए आपको फिजिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए SI में जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे K की वैल्यू क्या ली जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है। तो जैसे हम लोग इसमें पुटअप करते हैं तो F हमें क्या मिल जाएगा, 9 × 10⁹, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, और क्या है होगा, ये न्यूटन में होगा। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये होता है, यहाँ पे एक साइंटिफिक साइन आ गया है एप्सिलॉन 0। इसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो है कंफर्म हो गया। कूलाम के नियम की कुछ लिमिटेशन भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, कुछ विशेषताएं, सेकंड और थर्ड, 3 विशेषताएं हैं। कूलाम ये बताए कि जो आवेश होना चाहिए वो बिंदु के आकार का होना चाहिए। देखिए भाई, लिमिटेशन भी पूछता है। जब भी ये प्रश्न पूछेगा तो उसमें एक आध नंबर और अगर बढ़ाना रहेगा तो कहेगा कूलाम के नियम की विशेषताएं लिखिए। तो कूलाम के नियम के लिए ये शर्त होता है कि वो बिंदु के आकार का होना चाहिए, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है न तो बहुत ज़्यादा होगा, न बहुत ज़्यादा होगा, न ही कम होगा, बहुत कम होगा। तीसरा इन्होंने क्या बताया है कि यह निर्वात या वायु के लिए ये जो कूलाम का नियम होता है ये सही होता है। मतलब निर्वात या वायु के लिए ये कूलाम का नियम सही होता है। तो ये है कूलाम का नियम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे नहीं समझ में आए तो 1 से 2 बार देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक और टॉपिक मैं आपका ले लेता हूँ, यही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। तो एकांक आवेश देख लीजिए। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपको भी एकदम जो है आराम से आप फिजिक्स पढ़ें, निस्संदेह एक अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करें। तो एकांक आवेश क्या है, यूनिट चार्ज, एकांक आवेश। अगर कोई भी वीडियो में आपको परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। क्योंकि देखिए, ये जो सफ़र है ये मैं अकेले लेके चल रहा हूँ, सब चीज़ हमें अकेले करना रहा है। मैं किसी को यहाँ पे नहीं बैठाया हूँ, मैं वीडियो अकेले शूट कर रहा हूँ आपके लिए इतनी नाइट में, करीब लगभग इस समय 11 या 12 के आसपास हो रहे हैं रात्रि में। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत इतना कर सकता हूँ तो आपका भी दायित्व है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करने का प्रयास करें। देखिए, मैं काफ़ी व्यस्तता है और इस बीच में मैं जो है आपके सामने आया हूँ, 1 घंटा मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी हमारा अधिक से अधिक सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। ये एकांक आवेश क्या है बाबू? तो एकांक आवेश क्या है इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट अगर F का मान लिया जाए 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक, और जो हम लोग कूलाम का नियम पढ़े हैं उसमें डिस्टेंस ले लिया जाए R को 1 मीटर। तो अगर R को 1 मीटर ले लिया जाए और ये जो हमारा जो आवेश है Q1
Q2 ये बराबर मान लिया जाए Q के। तो भाई हम लोग न्यूटन का ये जो पढ़े हैं नियम, क्या पढ़े हैं, कूलाम का नियम, सॉरी हमने न्यूटन बोल दिया। F इक्वल टू क्या पढ़ा गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r²। तो F का मान तो यहाँ से ले लिया जाएगा 9 गुणे 10⁹, इसका भी मान इसी के इक्विवेलेंट होता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 को हम लोग Q लिख सकते हैं Q, और यहाँ पे r² मतलब 1 का स्क्वायर, कोई इफेक्ट आएगा नहीं, कट जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर क्या मिला Q, तो Q का मान +-1 आएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सजातीय और समान आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है तो ऐसे आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। मतलब वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान या सजातीय आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। एक बार और मैं इसका डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ। वैसे फ़िलहाल मैं PDF इसका आपको उपलब्ध कराऊँगा, लेकिन एक बार और इसे समझ लीजिए। यदि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान या सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। और इस नियम को क्या कहते हैं, एकांक आवेश का नियम कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 मीटर की दूरी पे यदि दो आवेश रखे गए हैं, दोनों आवेश यदि सजातीय या समान प्रकृति के हों और उनके बीच में जो लगने वाला बल है 9 × 10⁹ न्यूटन का बल है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकांक आवेश कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या मान लीजिएगा, F का मान इतना, R का मान 1 मीटर, Q1 Q2 को क्या मान लीजिए, Q मान लीजिए, सूत्र में अप्लाई कीजिए, Q का मान क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करूँगा। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देंगे, और एकाग्रता के साथ और एक दृढ़ संकल्प के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार और मैं आपको वह मोटिवेशन लाइन आज का सुना देता हूँ जो आपको जो है मोटिवेट करने का प्रयास करेंगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये मोटिवेशन से काफ़ी कुछ उम्मीद मिलेगी सीखने के लिए। कर ले तू अपने मन की, वक्त अपना भी आएगा, हम क्या चीज़ हैं ये तुझे वक्त बताएगा, और ये तुझे वक्त बताएगा। तो नमस्कार, जय हिंद।